back with another video lecture and that is on spinal curves। हम स्टार्ट कर रहे थे, जैसे हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था पीछे, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की स्पाइन के बारे में, एनाटॉमी ऑफ स्पाइन का काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब हम स्पाइनल कर्व से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये मैंने वीडियो सेशन जे हॉल से बनाई हैं। अगर इनकी कर्व्स की वीडियोस को आपने अलग अलग डिटेल में देखना है तो वो सेपरेट वीडियोस हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आपको ऊपर भी मिल जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कर्व से। बेसिकली अगर हम सजाइटल व्यू से देखते हैं ना, ठीक है, अगर हम सजाइटल व्यू से देखते हैं, लाइक अगर हम कहते हैं हमने बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लाइक इस तरह से एक बॉडी है हमारे पास जिसको हमने मिड से डिवाइड कर दिया है। तो जब हम मिड से डिवाइड करें तो हमारे पास लेफ़्ट और राइट हाफ्स आ रहे हैं, ठीक है, लाइक बराबर लेफ़्ट और राइट हाफ्स आ रहे हैं सजाइटल प्लेन के, ठीक है। अब उन्होंने कहा है अगर हम सजाइटल प्लेन को इस सेंस में देखते हैं तो हमारे पास 4 नॉर्मल कर्व्स आती हैं, ठीक है। कितनी कर्व्स आ रही हैं हमारे पास? 4 नॉर्मल कर्व्स आ रही हैं। सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो है हमारे पास कर्व, वो हमारे पास हैं प्राइमरी कर्व्स, ठीक है। प्राइमरी कर्व्स हमारे पास ऐसी कर्व्स होती हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लाइक जिस टाइम इन्फेंट की प्रेजेंट बर्थ हुई है उस टाइम ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इनका कैसे है कि ये इंटीरियर साइड पे कनकेविटी है, ठीक है इसकी, लाइक अगर हम इसको डायग्राम से देखते हैं, ये हमारे पास सर्वाइकल रीजन है, ठीक है, ये वाला सर्वाइकल रीजन है, ठीक है। नीचे हमारे पास थोरैसिक रीजन है, ये हमारे पास सैक्रल रीजन है, लंबर रीजन है, और ये हमारे पास इससे नीचे सैक्रल रीजन है, ठीक है। ओके, अब इसको अगर हम गौर से देखते हैं तो हमारे पास जो ये वाला रीजन है ना, ठीक है, ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे जा रहा है, ठीक है, लाइक इसकी कनकेविटी हमारे पास इंटीरियर साइड पे है, लेकिन हमारे पास क्या जा रही है, इसकी साइड पोस्टीरियर कर्व है, लाइक पीछे की तरफ कर्व है, सॉरी लाइक आगे की तरफ कर्व है सर्वाइकल की, ठीक है, लाइक ये पोस्टीरियर हमारे पास इसकी कनकेविटी पोस्टीरियरली है पीछे की साइड पे, लाइक ये, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रही होगी। लाइक अगर मैं अपने हाथ से दिखाती हूँ तो हमारे पास यूँ ये कर्व है, मतलब ये बल्ज वाली जो साइड है ना ये आगे की तरफ आ रही है, ठीक है, बाहर वाला, और ये जो अंदर हॉलो सी शेप सी बन रही है ये पोस्टीरियर साइड पे जा रही है, ठीक है। तो इस तरह सर्वाइकल की जो है वो पोस्टीरियरली जा रही है और ये वाली साइड जो है ये बल्ज वाली साइड इंटीरियर साइड पे आ रही है सर्वाइकल की, ठीक है। उसी नीचे थोरैसिक पे आते हैं तो थोरैसिक बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, लाइक हम कहते हैं कि इसकी ये कर्व जो है ये अंदर की तरफ है, आगे की तरफ जा रही है इंटीरियर साइड पे, और बल्ज जो है वो पोस्टीरियर साइड पे जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको कनकेविटी इसकी थोरैसिक की एंटीरियरली है और सर्वाइकल की पोस्टीरियरली है, ठीक है। फिर लंबर की सेम वैसी थी जैसे हमने सर्वाइकल की पढ़ी है, इस तरह से कनकेविटी बैक साइड पे है, पोस्टीरियर साइड पे है, और हमारे पास क्या आ रही है, जो हमारे पास बल्ज वाली साइड है वो आगे की तरफ या इंटीरियर साइड पे आ रही है। सैक्रल की भी सेम है, ठीक है, सैक्रल की हमारे पास थोरैसिक जैसी है, इस तरह से बल्ज पोस्टीरियर साइड पे आ रहा है और ये कनकेविटी एंटीरियर साइड पे आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास प्राइमरी कर्व्स जो थी वो हमारे पास है थोरैसिक कर्व और स्पाइनल कर्व्स। बेसिकली हमारे पास नॉर्मल कर्व्स प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रही होती है, ठीक है। अगर हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती ना तो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर की एक्टिविटी ना प्रेजेंट हो रही होती, ठीक है, या परफॉर्म हो रही होती, क्योंकि हमें क्या होता है कि हमारे पास सारा दिन नॉर्मल एक्टिविटीज़ में हमारे पास स्पाइन बहुत मेन रोल प्ले कर रहा होता है नॉर्मल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने में। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि बहुत सी ऐसे शॉक्स, या आप कह सकते हैं शॉक या कोई स्ट्रेस आपके उस पर अप्लाई होता है वर्टिब्रा पे, जिसकी वजह से कुछ ये भी हो सकता है कि जिसकी वजह से कोई डैमेज आने का खतरा हो, कोई इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर एक्टिविटी जो होती है वो ये कर्व्स प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है, लाइक थोरैसिक और सैक्रल प्राइमरी कर्व्स हैं और लंबर सर्वाइकल सेकेंडरी कर्व्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हैं ये कर्व्स प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी जैसे मैंने कहा कि एट बर्थ प्रेजेंट है, लेकिन सेकेंडरी के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे पास बेसिकली सपोर्टिंग बॉडी होती है,
लाइक जब ये डेवलप होती है उस टाइम जब हमारे पास ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की, ठीक है। लाइक जब बच्चा बैठने की कर रहा होता है, लाइक जिस टाइम वो बैठना शुरू होता है या जिस टाइम स्टैंड करना शुरू होता है, लाइक 8वें-9वें महीने के बाद बच्चा बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ स्टेजेस में कुछ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, लेकिन यही मायने ये होता है कि स्टार्ट 8-9 मंथ से स्टार्ट कर देता है बैठना, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट करता है। उस वक्त ये डेवलपमेंट होती है लंबर और सर्वाइकल रीजन की। सर्वाइकल की फिर भी कम होती है, लेकिन लंबर रीजन की काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, हमने जैसे कहा कि सर्वाइकल और थोरेसिक जो है ना हमारे पास लिटिल चेंजेस है। लाइक मैंने पहले भी बताया कि सर्वाइकल में कम होते हैं, लंबर के ज़्यादा है, ठीक है। तो सर्वाइकल थोरेसिक में ग्रोथ ईयर्स में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, ठीक है। लेकिन जो लंबर है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 10% जो होता है ना वो 7 to 17 एज में ग्रोथ करता है, ठीक है। लाइक ग्रोथ एज की हमारे पास बात आ रही है ना, तो हमारे पास जब बच्चा चलना शुरू होता है, जब उसकी बॉडी डेवलप होना शुरू होगी, तो उसमें हमारे पास जो लंबर रीजन है उसकी ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री हो जाती है, 10% होती है। फिर हमारे पास जो कर्व्स हैं, जैसे मैंने कहा कि इनेबल करती है हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर एक्टिविटी ऑफ स्पाइन को, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी ये चीज़ हमारे पास आती है एक नॉर्मल, अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको कोई ऐसे भी हो सकता है कि सर्वाइकल के पोस्चर्स में चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हैबिचुअल या आप ये कह सकते हो कि डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती हैं। लाइक एक बच्चा है, ठीक है, जो हमारे पास एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो उसकी पोस्चर में डेवलपमेंट में उसमें कुछ इश्यूज़ या पैथोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। लेकिन एक बच्चा है जो नॉर्मली बड़ा हो रहा है, उसको कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं होता, ठीक है। हमारे पास आ जाती है बोन्स। हमारे पास बोन्स जो है वो कॉन्स्टेंटली शेप्ड होती है। लाइक अगर हम कहते हैं एक बंदा है ना, एक बच्चा है, ठीक है, उसकी बॉडी लगातार, या एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी की बोन्स लगातार जो होती है ना वो बढ़ रही होती हैं, अपनी शेप को चेंज कर रही होती है, मोल्ड कर रही होती हैं, डायरेक्शन जो उसमें फोर्सेस एक्ट हो रही हैं वो उनकी डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड की वजह से उनमें चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्पाइनल कर्व्स तो हम कहते हैं कि एसिमेट्रिक फोर्सेस की वजह से भी अपनी चेंज हो सकती है। लाइक ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्मली फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि एक बच्चे की ग्रोथ या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो हमारे पास एक बच्चे की ग्रोथ को, उसकी स्पाइनल कर्व्स को, उसको हर चीज़ को डेवलप होने में डिफरेंट सिमेट्रीज दे रहे हैं, ठीक है। लाइक हर बंदे की डिफरेंट है। ये हमारे पास हो गई है स्पाइनल कर्व्स, ठीक है। ये नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कर्व्स थी जो हमने पढ़ ली, ठीक है, जिसमें हम सेकेंडरी कर्व्स को कुछ लोग लॉर्डोसिस को भी प्रेजेंट कहते हैं। लाइक अगर लॉर्डोसिस नॉर्मली प्रेजेंट है तो उसको सेकेंडरी कर्व्स भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर काइफोसिस को देखो तो आप प्राइमरी कर्व्स भी कहते हो, मतलब अगर नॉर्मली प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, अगर हम इस पिक्चर में देखते हैं, उन्होंने सबसे पहले सर्वाइकल दिखाई हुई है, लगता है ये ऑपोजिट थोड़ी सी बनाई हुई है उन्होंने पिक्चर, लेकिन हमें दूसरी साइड से दिखाया हुआ है ना, तो इसलिए ऐसा है। सर्वाइकल है ऊपर, ठीक है, वो हमारे पास किस तरह जा रही है, पीछे की तरफ, फिर थोरेसिक आगे की तरफ, लंबर पीछे की तरफ और सैक्रल आगे की तरफ, लेकिन ये ऑपोजिट साइड से। जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक साइड व्यू से दिखाई थी, उन्होंने थोड़ा सा ऑपोजिट करके दिखाया हुआ, ठीक है। लाइक हमने सर्वाइकल को आगे पढ़ा था, फिर थोरेसिक पीछे है, फिर लंबर आगे और फिर सैक्रम पीछे, इस तरह से। लाइक अगर हम देखें, जैसे सर्वाइकल हमारे पास इंटीरियर साइड पे जा रहा था, थोरेसिक पोस्टीरियर पे जा रहा था, बिल्कुल ऐसे इन्होंने दिखाया हुआ है। थोरेसिक पोस्टीरियर जा रहा है, फिर लंबर इंटीरियर जा रहा है और फिर सैक्रल पोस्टीरियर जा रहा है, ठीक है, मतलब सैक्रम का सारा एरिया, ठीक है। तो सिंपली हम यही चीज़ देख रहे हैं, बस उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट साइड से दिखाई हुई, ठीक है। हम ये डायग्राम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अब हम आते हैं लॉर्डोसिस के ऊपर, ठीक है। लॉर्डोसिस हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जो हमारे पास जिसका जो है वो लॉर्डोस, ठीक है, जिसका मीनिंग हमारे पास आता है बेंड्स इनवर्ड्स, ठीक है। लाइक इनवर्ड्स की तरफ बेंडिंग है, और उस वर्ड को इन लोगों ने क्या कहा हुआ है हमारे पास, लॉर्डोस, ठीक है। लॉर्डोस का मतलब क्या आ रहा है, बेंड इनवर्ड्स, इनवर्ड की तरफ बेंडिंग है इसकी, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रहा है, हमारे पास एक कंडीशन दे रहा है जिसको हमने लॉर्डोसिस कहा है, ठीक है। लाइक सिंपली हम ये कहते हैं लॉर्डोसिस को। अब ये नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास जो सेकेंडरी कर्व्स हैं, जो हमारे पास सेकेंडरी कर्व्स है ना, ठीक है, उनमें ये होता है ना हमारे पास
कि हम ये नॉर्मली जैसे देख रहे थे कि हमने कहा कि हम उनको नॉर्मली अगर वो कर्व्स हैं तो हम उनको लॉर्डोसिस की टर्म्स भी उसको लॉर्डोसिस की टर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इसका नॉर्मल मतलब जो है लॉर्डोसिस की टर्म का वो हमारे पास कनकेव, या आप ये कह सकते हो कि कनकेव पोस्टीरियरली है, ठीक है। ओके, नाउ अब एक ये जनरल टर्म का मीनिंग हम देखते हैं ना, तो इसमें हमारे पास एक टर्म इन्होंने कहा है कि एक्सेसिव फॉरवर्ड कन्वेक्सिटी ऑफ स्पाइन, ठीक है। लाइक हम जब स्टार्ट करते हैं ना पढ़ना तो हम लॉर्डोसिस को अब नॉर्मली ही देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको अब नॉर्मली देख रहे हैं ना तो हमारे पास एक टर्म हमने जिसको लॉर्डोसिस कहा है उसको कैसे डिस्क्राइब करें, एक्सेसिव फॉरवर्ड कन्वेक्सिटी ऑफ स्पाइन, ठीक है। लाइक कन्वेक्सिटी हमारे पास स्पाइन की फॉरवर्डली ज़्यादा होगी। अब हमारे पास लंबर कैसे था, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि लंबर हमारे पास कैसे है, ये रीजन हमारे पास कुछ यूं है, ठीक है, ये रीजन हमारे पास क्या है, कुछ यूं है। अब ये कनकेव वाली साइड पीछे है और कन्वेक्स वाली साइड आ गया। अब इसकी कन्वेक्सिटी अगर ज़्यादा हो जाती है, लाइक आगे की तरफ ये फॉरवर्ड ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास के स्पाइन में एक इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा, या एक क्या कह सकते हो आप इसको, ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। अब वो जब आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी तो उसके काफ़ी हमारे पास हो सकती हैं, काफ़ी कॉजेज़ हो सकती हैं, बहुत सी कॉजेज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम उसको उस टर्म को क्या कह रहे हैं, ठीक है। अगर ये मैं कहती हूँ कि हमारे पास कुछ इस तरह से था नॉर्मल, तो अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके यूँ कर देते हैं कि हमारे पास ये इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कह रहे हैं लॉर्डोसिस, ठीक है। ऑल्सो नोन इसको स्वे बैग्स भी कहते हैं और हाइपर लॉर्डोसिस भी कहते हैं। इसको डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है जब इसको अब नॉर्मली टर्म किया जाता है, ठीक है। बायोमैकेनिक्स के रेफरेंस से हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, बेसिकली तो हम बायोमैकेनिक्स की बुक से ही रिलेट करते हैं, ठीक है। बायोमैकेनिक्स के रेफरेंस से हमारे पास अकॉर्डिंगली आता है कि एक्सट्रीम लंबर कर्वेचर है, ठीक है, लाइक इसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा है हमारे पास। अब जब नॉर्मली इसका कर्वेचर है, इसकी कर्व बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास, तो ये क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे हमारे पास लॉर्डोसिस की टर्म के साथ, ठीक है। बेसिकली ये लंबर पे इफेक्ट कर रहा है, सर्वाइकल रीजन पे भी होता है लेकिन बहुत कम, लाइक हम कम कहते हैं कि उस पे ना रेयर होता है ना, तो हम उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते। मोस्टली बुक्स में उन्होंने लंबर क्या ही बताया हुआ होता है, क्योंकि यही ज़्यादा या मोस्ट कॉमनली इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। ये क्या उन्होंने कहा है कि एसोसिएट करता है हमारे पास वीकन एब्डोमिनल मसल्स और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के साथ। लाइक अगर हम नॉर्मली देखते हैं ना हमारे पास, तो हमारे पास जो वीकन एब्डोमिनल मसल्स हैं उनमें ऐसे हैं, जैसे अब हमारे कहने का मतलब था कि वीकेंड एब्डोमिनल मसल्स, अगर एब्डोमिनल मसल्स ही हमारे पास कम है या वीक है हमारे पास, ठीक है, लाइक अगर उनमें से किसी एक के एबनॉर्मल या अबनॉर्मल हो गए हैं, वो नॉर्मली हमारे पास काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या वीक हो चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, वो एक कॉज हो सकती है हमारे पास लंबर कर्वेचर की, ठीक है। लाइक हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स ही वीक हैं तो क्या होगा कि ये आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगी, क्या हमारे पास फॉरवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगी कर्व, ठीक है। जितने अब उन्होंने एब्डोमिनल मसल्स ने हमारे पास आगे से एक कंप्रेसिव फोर्स या आप ये कह सकते हो कि एक स्ट्रेस अप्लाई किया हुआ है ताकि ये ज़्यादा अब नॉर्मली मूव ना करे आगे की तरफ। लेकिन अगर मसल ही वीक है तो हमारे पास क्या होगा कि ये आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। दूसरा हमारे पास आ जाती है कॉज इंटीरियर पेल्विक टिल्ट। जिन पेशेंट्स में इंटीरियर पेल्विक टिल्ट ज़्यादा होता है हमारे पास, उन लोगों में क्या होता है, ओके, लाइक इंटीरियर पेल्विक टिल्ट की अब ऐसे बात करते हैं हम कि हमारे पास ये इंटीरियरली मूव कर रहा है, ठीक है। लाइक हमारे पास जो टिल्टिंग है वो पोस्टीरियर साइड पे हो रही है, लाइक हमारे पास प्रोमिनेंस जो है वो पोस्टीरियर साइड पे ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है जो हमारे पास लंबर एरिया को इंटीरियरली मूव करा देता है, ठीक है, लाइक ज़्यादा इंटीरियरली मूव कराना शुरू कर देता है। मेन कॉजेज इसकी हमारे पास आ जाती हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटी, कंजेनिटल भी हो सकती है। लाइक हमारे पास अगर कोई डिफॉर्मिटी ऐसी है जिसकी वजह से हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं उसकी शेप में, उसकी डिफॉर्मिटी, स्पाइन की डिफॉर्मिटी में, या आप ये कह सकते हो स्पाइन के स्ट्रक्चरल चेंजेस को हम कह सकते हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटी, या बेसिकली कंजेनिटली जब हमारे पास बाय बर्थ ही प्रेजेंट है तो उस सिचुएशन में हमारे पास एक कॉज हो सकती है लंबर कर्वेचर की डेवलपमेंट, एब्डोमिनल डेवलपमेंट में, ठीक है। सेकेंड कॉज जो हमने क्या कि वीकेंड एब्डोमिनल मसल्स हैं, पीछे भी डिस्कस किया कि हमारे पास अगर एब्डोमिनल मसल्स वीक हैं तो हमारे पास वो प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से लंबर एरिया को आगे मूव करने की
आगे मूव करने की जगह मिल जाती है या एरिया मिल जाता है। थर्ड हमारे पास जो चीज़ है वो पुअर पोस्चरल हैबिट्स हैं। पुअर पोस्चरल हैबिट्स को हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पुअर पोस्चरल हैबिट्स को हम इस तरह से डिस्कस करते हैं जैसे हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, अगर वो उसकी पोस्चरल हैबिट्स ही ऐसी हैं, लाइक अगर वो लगातार एक बच्चा या एक बड़ा, जिस तरह से भी आप सेंस लेते हैं पेशेंट को, अगर वो बंदा कि हमारे पास वो चलता फिरता या हमारे पास उसकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें वो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट नहीं रख सक रहा या अपनी स्पाइन को नॉर्मल पोजीशन में नहीं रख सक रहा या अपनी स्पाइन की उसकी बेंडिंग हो रही है ज़्यादा अब नॉर्मली, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है कि प्योर पोस्चरल हैबिट्स डेवलपमेंट की वजह से हमारे पास लॉर्डोसिस की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। अब लॉर्डोसिस की कंडीशन नॉर्मली हम उसको हाइपर लॉर्डोसिस भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास लॉर्डोसिस एग्जैजरेट कर रहा है, ये एक्सट्रीम में हद से आ जाती है हमारे पास नंबर कर्वेचर में। दूसरी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ ऐसी हैबिट्स हैं या लाइक वॉकिंग वगैरह या हम कहते हैं रनिंग वगैरह, उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि लॉर्डोसिस इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास चीज़ आ जाती है ओवर ट्रेनिंग। मोस्टली ओवर ट्रेनिंग जो होती है वो हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सनस में होती है जिनमें ऐसी एक्टिविटीज़ प्रेजेंट है जिनमें हाइपर एक्सटेंशन वगैरह। अब हाइपर एक्सटेंशन वगैरह उन लोगों में वो लोग करते हैं ज़्यादातर जो जिम्नास्टिक्स करते हैं, लाइक या जो स्विमर्स होते हैं, आप फिगर स्केटर्स जो होते हैं, इन लोगों में ये ज़्यादा होती है कि हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन की मूवमेंट परफॉर्म होती है, लाइक वो पूरी अपनी स्पाइन को हाइपर एक्सटेंड कर लेते हैं। जब स्पाइन हाइपर एक्सटेंड हो जाती है हमारे पास, तो उस सेंस में जब अगर रिपीटेटिव हम वो मूवमेंट परफॉर्म कराएंगे, लाइक वो लगातार वो बंदा बार बार परफॉर्म कर रहा है एक ही पोजीशन को जिसको हमने हाइपर एक्सटेंशन कहा, तो उसकी स्पाइन पे एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन की कंडीशन ऐसे है कि एक बंदा है हमारे पास ऐसे और वो इस तरह से मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब उसकी स्पाइन की जो कर्व है वो आगे की तरफ, या आप कह सकते हो कि अगर नीचे से है तो हम ऊपर की तरफ, ठीक है, टॉप की तरफ हमारे पास मूव करती है। अब जब उसकी स्पाइन टॉप की तरफ मूव करेगी कि जितनी ज़्यादा वो आगे की तरफ मूव करेगी, लॉर्डोसिस की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं लंबर रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर। अब लॉर्डोसिस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारे पास लोअर बैक पेन के पेशेंट्स में। लाइक अगर हम कहते हैं कि हमारे पास लॉर्डोसिस जो होता है ना वो एग्जैजरेट या बढ़ के हमारे पास क्या करता है कि लो बैक पेन कॉज करता है, ठीक है। दूसरी हमारे पास चीज़ है लिमिटेड ROM। लाइक हमारे पास रेंज ऑफ मोशन जो होती है ना वो लिमिटेड हो जाती है जब हम एक एक्सटेंशन करवाते हैं। लाइक नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स वीक हुए हैं, एब्डोमिनल मसल्स वीक हुए हैं, हमारे पास हिप जो है लंबर जो है वो हमारे पास इंटीरियरली मूव कर रहा है। अब जब लंबर हमारे पास इंटीरियरली मूव कर रहा है ना, हमारे पास हिप की एक्सटेंशन करवाने में हमारे पास नॉर्मली जब मूवमेंट कराने में हिप को एक्सटेंड करवाने में हमारे पास क्या होगा कि एरिया कम रह जाएगा। जब एरिया कम रह जाएगा हमारे पास जॉइंट जो है वो आपस में स्ट्रक्चर्स के साथ टकराएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास रेंज ऑफ मोशन कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या लिमिट हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट जिसमें हम कहते हैं कि ओबेसिटी। ओबेसिटी हमारे पास ये होता है कि हमारे पास मोस्टली ओबेसिटी के पेशेंट्स में ना हमारे पास स्पाइन और पेल्विस का जो इंटायर एरिया होता है ना उसमें रेंज ऑफ मोशन बहुत कम होता है क्योंकि वो उनका वहाँ पे बल्जिंग या फैट ज़्यादा हो चुका होता है। जब इस एरियाज़ में फ़ैट ज़्यादा है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आप एंटीरियर पेल्विक टिल्ट ज़्यादा हो जाएगी, जैसे हमने पीछे भी कॉज पढ़ी कि जिनमें एंटीरियर पेल्विक टिल्ट ज़्यादा हो जाता है उसमें लंबर लॉर्डोसिस ज़्यादा होता है, ठीक है। लाइक उनमें बल्जिंग ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ओबेसिटी भी एक कॉज हो सकती है हमारे पास लंबर लॉर्डोसिस की इंक्रीज होने में, ठीक है। ये हमारे पास रेफरेंस था, हमारे पास बायोमैकेनिकल रेफरेंस से हमने लॉर्डोसिस को देख लिया था, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो कर्व है जो या अनॉर्मल भी आप कह सकते हो या हम कहते हैं मोस्टली एबनॉर्मल कर्व, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो नॉर्मल कर्व है वो हमारे पास है कायफोसिस की, ठीक है। लाइक कायफोसिस की हमारे पास जो कर्व है वो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड आया है, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग हमारे पास ये वर्ड आया है हमारे पास एक ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है कायफोस, ठीक है। कायफोस का मीनिंग है हमारे पास क्रूप्ड। लाइक अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इसका मीनिंग क्रूप्ड है
यानी जिसका मतलब होता है बेंड, ठीक है। क्रूड का मीनिंग भी बेंड ही होता है, या आप ये कह सकते हो कि नॉर्मली एक अपनी जगह से हिल जाना किसी चीज़ का, या जो नॉर्मल उसकी शेप थी उसको बेंड कर देना, ठीक है। तो काइफोसिस को हम इस सेंस में ले रहे हैं। अब एक कर्व का नॉर्मल अगर हम कर्व कहते थे, काइफोसिस हम कहते थे थोरेसिकोसेक्रल में प्राइमरी कर्व्स को कह रहे थे, ठीक है। अब हम इसको नॉर्मली देख लेते हैं तो हमारे पास आती है एक जनरल टर्म मीनिंग जिसको हम कह रहे हैं एक्सेसिव बैकवर्ड कन्वेक्सिटी ऑफ स्पाइन, ठीक है। लाइक बिल्कुल ऑपोजिट लंबर कर्वेचर या एक्सट्रीम लंबर लॉर्डोसिस की कंडीशन जैसे हमने पढ़ी, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। वो हमारे पास क्या हो रहा थी, उसकी कन्वेक्सिटी स्पाइन की आगे की तरफ इंक्रीज हो रही थी। लाइक जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास लंबर में कैसे था, आगे की तरफ इंक्रीज हो रही थी, लाइक इस तरह से कन्वेक्सिटी फॉरवर्ड नहीं हो रही थी। अब इसमें क्या होगी कि बैकवर्ड नहीं होगी, ठीक है। लाइक इस तरह से हमारे पास इसकी कन्वेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, बैकवर्ड पीछे की तरफ कन्वेक्सिटी स्पाइन की ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसको हम ऑल्सो नोन कहते हैं, इसको हम दूसरे नामों से बुलाते हैं आर्क्यूएटा, राउंड बैक, कैंसोज, हंच बैक। लाइक आर्क्यूएटा को हम कर्व का मीनिंग देते हैं, लाइक इसको हम कर्व भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अब बायोमैकेनिक्स के रेफरेंस से देखते हैं, जो मैंने SSNJ हॉल की बुक से देखा है, ठीक है। लाइक उधर से ही मैं लेती हूँ ज़्यादा मटेरियल, ठीक है। इसमें हमारे पास रेफरेंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास एक्सट्रीम थोरेसिक कर्वेचर है। लाइक इन्होंने भी सैक्रल को नहीं बताया, थोरेसिक में मोस्ट कॉमनली उसी में होता है, तो इन लोगों ने इसको डिस्क्राइब इसी में किया हुआ है। रेयरिटी होती है कि हमारे पास सैक्रल रीजन में हो जाए, ठीक है। एक्सट्रीम थोरेसिक कर्वेचर है हमारे पास 8% ऑफ पॉपुलेशन में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। लाइक जनरल पॉपुलेशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जेंडर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बहुत जेंडर्स में हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे पास इसमें बेसिकली कॉजेज़ क्या आ रही है, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी, जैसे हमने पीछे भी काफ़ी डिस्कस किया, कंजेनिटल इश्यूज़ की वजह से बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, कंजेनिटल इश्यूज़ की वजह से। दूसरी हमारे पास पैथोलॉजी जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है ऑस्टियोपोरोसिस, या दूसरी हम कह रहे हैं शर्मन्स डिजीज़, ठीक है। शर्मन्स डिजीज़ में हमारे पास बेसिकली ऐसा होता है कि वर्टिब्रा की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लाइक वेज शेप, ऐसे शेप हो जाती है उनकी, ठीक है, या इस तरह से, तो कोने से होते हैं और नीचे से इनका राउंड सा एरिया हो जाता है, ठीक है। इसको वेज शेप हम कह रहे होते हैं, लाइक ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं वेज शेप। ये हमारे पास हो जाती है, ये शेप बन जाती है ऑलमोस्ट जो उन्होंने बताया वो हमारे पास डेवलप हो जाती है 10 to 16 ईयर्स की एज में। मोस्ट कॉमनली ये डिजीज़ पाया जाता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस का तो पता ही है कि बोन मिनरल डेंसिटी की वजह से हमारे पास जैसे बोन्स को भरना कहते हैं ना, वैसे भरना शुरू हो जाती है बोन की डेंसिटी कम होने की वजह से, ठीक है। दूसरे हम ये पढ़ रहे थे कि शर्मन्स डिजीज़, जिसमें हमने कहा वेस्ट शेप वर्टिब्रा, अब एक या एक से ज़्यादा वर्टिब्रा भी इस तरह से हो सकती हैं, ठीक है। 10 to 16 ईयर्स मोस्ट कॉमनली जो होते हैं ना अफेक्टेड ईयर्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास, इसको हम क्या कह रहे हैं कि इसी एज में सबसे ज़्यादा थोरेसिक कर्वेचर की ग्रोथ का भी एज होती है, ठीक है। लाइक सबसे ज़्यादा थोरेसिक कर्वेचर की जो ग्रोथ होती है ना वो 10 to 16 ईयर्स की एज में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसी कंडीशन को या काइफोसिस की कंडीशन को हम स्विमर्स में देते हैं तो हम उसको कहते हैं स्विमर्स बैक, ठीक है। उसको हम टर्म का नाम दे रहे हैं स्विमर्स बैक, ठीक है। अब इसको हम टर्म का नाम दे रहे हैं स्विमर्स बैक। तो इसमें क्या है, स्पेशली हमारे पास जो एडोलिसेंट्स जिनमें बटरफ्लाई स्ट्रोक करते हैं ना, या जो हमारे पास स्विमर्स हैविली ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, बार बार रिपीटेटिव बटरफ्लाई स्ट्रोक को कर रहे हैं, उन लोगों में काइफोसिस की कंडीशन प्रेजेंट होती है या उन डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा काफ़ी रिसर्च से पता चला कि सिर्फ स्विमर्स में नहीं बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन्स में भी ये इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ओके, काइफोसिस का बेसिकली ट्रीटमेंट हमारे पास ये होता है कि माइल्ड केस में तो हम स्ट्रेंथन के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू करवा लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के थ्रू हम पोस्टीरियर जो हमारे पास बैक के मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ करवा के हम उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं माइल्ड केसेस में, ठीक है। हम फिजिकल थेरेपिस्ट, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हम यही काम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। स्वेयर केसेस में ये होता है कि हमें सर्जिकल हेल्प लेनी पड़ती है, लाइक ब्रेसिंग वगैरह, सर्जिकल हेल्प, ये सारा कुछ करवाना पड़ता है, लाइक अगर केस बहुत स्वेयर है, ठीक है। काइफोसिस उन्होंने कहा ऑस्टियोपोरोसिस एल्डरली वुमेंस में भी प्रेजेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा उनके केसेस में भी होता है, ठीक है।
और जैसे हमने कहा कि वेज शेप बन जाती है थोरेसिक के वर्टिब्रा की भी और इंटरवर्टिब्रल डिस्क की भी, ठीक है। मेनली हम ये चीज़ें इसमें देख लेते हैं। काइफोसिस की कंडीशन जो हमारे पास बेसिकली रेफरेंस है ससन जे हॉल से लिया हुआ मटेरियल है, ठीक है। सिंपली मैंने कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा मटेरियल ऐड नहीं किया। एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए मैं अलग से वीडियोस की लिंक्स आपको नीचे दे दूँगी, जो डिटेल वीडियो है काइफोसिस, लार्डोसिस और स्कोलियोसिस पे, आप उनको देख लीजिएगा। लास्ट जो हमारे पास रह गया वो हमारे पास रह गया स्कोलियोसिस, ठीक है। स्कोलियोसिस एक कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है कि पेशेंट्स में डेवलप होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्कोलियोसिस की कंडीशन है वो ऐसे है कि हम ना कॉब्स मेथड के थ्रू कर रहे होते हैं। लाइक हम रेडियोग्राफ के ना हम कॉब्स मेथड को अलग उसमें डिस्क्राइब करेंगे वीडियोस में, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बता रही, ठीक है। 10 डिग्री वहाँ की जो 10 डिग्री होती है उसकी कॉब्स मेथड के थ्रू हम उसकी डिग्री लेते हैं, ठीक है। उसकी नॉर्मल जो डिग्रीज आ रही हैं। स्कोलियोसिस का वर्ड हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से आया जिसका जो है स्कोलियोसिस, जिसका मीनिंग है हमारे पास क्रूवनेस, ठीक है। लाइक हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि इसका मतलब होता है बेंडिंग, ठीक है। लाइक सिंपली हम बेंडिंग को ही क्रूवनेस कह रहे थे। स्कोलियोस का मतलब बेंड और क्रूव, जैसे हमने पढ़ लिया। जनरल टर्म को अगर हम मीनिंग देते हैं तो हमारे पास लेटरल कर्वेचर या लेटरल डेविएशन है स्पाइन की, ठीक है। नॉर्मली हम अगर बैक से देखते हैं ना, अब हम पहले दोनों में हमने साइड व्यू देखा था, ठीक है। लाइक साइड व्यू से या लेटरल व्यू से हमने उसको देखा था। अब हम इसको बैक से पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं, ठीक है। जब हम पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं ना, हमारे पास क्या है कि हमारे पास पहले नॉर्मल हमें स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास स्ट्रेट स्पाइन शो हो रही थी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल थी, ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि हमारे पास स्कोलियोसिस का केस है ना, तो कुछ इस तरह बेंड हुई हुई है, ठीक है। स्कोलियोसिस जिस स्पाइन में हुआ है वो लेटरल बेंडिंग उसने की हुई है, चाहे वो राइट साइड पे हो चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो, हमारे पास लेटरल बेंडिंग कर ली है। तो हमारे पास क्या कंडीशन डेवलप हो रही है, स्कोलियोसिस की, ठीक है। इसको हम एस शेप स्पाइन या सी शेप स्पाइन भी कहते हैं, ठीक है। बायोमैकेनिक्स के रेफरेंस या सिसन जे हॉल के रेफरेंस से हम देखते हैं इसमें क्या था। बायोमैकेनिक्स के रेफरेंस से हम देखते हैं तो हमारे पास लेटरल डेविएशन है स्पाइनल कर्वेचर की कपल्ड होती है हमारे पास रोटेशनल डिफॉर्मिटी। लाइक जिन लोगों में रोटेशनल डिफॉर्मिटीज़ के चांस ज़्यादा होते हैं, जिनकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें रोटेशनल डिफॉर्मिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है स्कोलियोसिस, ठीक है। माइल्ड से स्वेयर तक रेंज कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे कंडीशन है, ठीक है। सी और एस कर्व हमने जैसे कहा कि इसकी शेप के अकॉर्डिंगली, लाइक अगर शेप सी कर्व है या एस कर्व है तो वो उस हिसाब से उन लोगों ने बताया हुआ, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि मोस्टली जो इफेक्टेड एरिया है वो हमारे पास थोरेसिक स्पाइन या लंबर स्पाइन है, ठीक है। या दोनों भी हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक एरिया में हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में भी हो जाता है, ठीक है। अब हम इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं, ठीक है। मोस्टली टाइप्स जो है स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल, मेन टाइप्स हैं, ठीक है। आयोडोपैथिक को हम मेन टाइप नहीं कह सकते, टाइप तो कहते हैं लेकिन हम इसको एज अ मेन टाइप नहीं लेते, ठीक है। दो टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल, जिसको हम नॉन स्ट्रक्चरल को फंक्शनल स्कोलियोसिस भी कह रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारे पास स्कोलियोसिस है हमारे पास इनफ्लेक्सिबल कर्वेचर का, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल कर्वेचर ऐसे ले सकते हो कि वो कर्वेचर, वो पार्ट्स, वो स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास हार्ड फॉर्म में है, ठीक है, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर में जब चेंज आ रहा है स्पाइन का स्ट्रक्चरली, ठीक है, उस हम सूरत हाल में बोलेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस है। इसमें ये होता है कि हमारे पास जितनी भी हम पोजीशन चेंज करा लें, जितने भी एक्सरसाइज करा लेना, ये हमारे पास ज़्यादातर वापस नहीं जाता, मतलब अपनी जो इसकी पोजीशन है उसको चेंज नहीं करता। जिस तरह से अब वो बन चुका है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसकी मेन कॉजेज हमारे पास जो होती है ना, वो इन्होंने बताया हुआ कि डज नॉट मूव अवे फ्रॉम, अगर हम पोजीशन का जितना भी चेंज कराएंगे हमारे पास चेंज नहीं होगा, ठीक है। कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये है कि सिलेक्टेड कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं या सिलेक्टेड कैंसर्स की वजह से भी ये डेवलपमेंट कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ठीक है, दूसरी हम नॉन स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम नॉन स्ट्रक्चरल पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो फ्लेक्सिबल कर्वेचर है ना, ठीक है, या तो वो करेक्ट हो रहा है हमारे पास लेटरल बेंडिंग के थ्रू। लाइक अगर हमारे पास जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स है ना, ठीक है,
जिनमें हम कह सकते हैं लिगामेंट्स आ जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं, फंक्शनली जो चीज़ें हैं जो फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं कि फ्लेक्सिबल कर्वेचर्स होते हैं। उनमें क्या करते हैं कि अगर हम लेटरल बेंडिंग करवाते हैं ना, ठीक है, लाइक ऑपोजिट साइड पे बेंडिंग करवा के हम उस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करा सकते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट इस स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कोशिश कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, लाइक हमारे पास लगातार है, ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, लाइक हम कहते हैं कि अगर हमारे पास, हम इसको डायग्नोस मोस्टली ऐसे कहते हैं ना कि हमारे पास पेशेंट की लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, ठीक है, जिस कंडीशन को हम एनिसोमेलिया कहते हैं, ठीक है। एनिसोमेलिया की कंडीशन को हम ऐसे लेते हैं कि हमारे पास कि हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, जिसकी दोनों लेग में डिफरेंस आ रहा है। लाइक अगर वो खड़ा हुआ है ना, उसकी एक लेग थोड़ी सी लंबी है और एक साइड पे वो झुका हुआ है, एक साइड पे बेंडिंग हुई भी है, एक लेग की लेंथ ऊपर की तरफ ज़्यादा लंबी आ रही है और एक की छोटी है, लेकिन ये कंडीशन होती है हमारे पास एनिसोमेलिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों लेग्स उसकी बराबर नहीं है पेशेंट की, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रही होती है कि एक साइड पे झुकने की वजह से स्कोलियोसिस डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, या फिर किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हम कह सकते हैं कि उस एरिया के या स्ट्रक्चर्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी स्कोलियोसिस डेवलप हो सकता है हमारे पास, ठीक है। हम इसको कहते हैं कि हमारे पास अगर हम इसकी जो मोस्टली है ना हमारे पास वो केसेस में हम क्या देखते हैं, इसकी मोस्टली कॉज क्या होती है कि हमारे पास इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, हमारे पास एक साइड पे बंदा बेंड हो जाता है, ठीक है, लाइक अगर बंदा हमारे पास स्ट्रेट, ठीक है, अगर वो हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, अगर वो नॉर्मली इस तरह, अगर हम पेन से दिखाते हैं तो ये हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, सीधा खड़ा हुआ है, अगर वो इस तरह एक साइड पे बेंड हो जाता है, लाइक वो नॉर्मली एक साइड से ज़्यादा हो जाती है, एक साइड से उसकी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी साइड पे कंप्रेसिव लो रहा है, उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमारे पास नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, फंक्शन स्कोलियोसिस जैसे मैंने बताया इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है आयोडोपैथिक, ठीक है। आयोडोपैथिक स्कोलियोसिस को हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट 70 to 90% स्कोलियोसिस के पेशेंट्स में ना ये टाइप प्रेजेंट होती है, ठीक है, लाइक काफ़ी ज़्यादा लोगों में प्रेजेंट है, ठीक है। मोर कॉमन जो है वो फीमेल्स में है, ठीक है, कॉज इसकी अननोन होती है, इसलिए इसको हम आयोडोपैथिक स्कोलियोसिस कहते हैं। आयोडोपैथिक का मतलब ही लिटरली मीनिंग ही आयोडोपैथिक का हम क्या कहते हैं कि जिसकी कॉज अननोन होती है, ठीक है। 10 to 13 ईयर्स डायग्नोसिस कॉमनली डायग्नोसिस होते हैं, ये एज होती है, लेकिन हर एज में बेसिकली ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, लाइक सिर्फ ये एज नहीं होती, हर एज में होता है। और मोस्टली आयोडोपैथिक तब होता है ना जब हमारे पास हैबिट्स गलत होती हैं, लाइक अगर हम कहते हैं कि हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, लाइक हमारे जैसे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक साइड पे बैग उठाने के आदी होते हैं, ठीक है, जब एक साइड पे बैग उठाते हैं तो हमारे पास एक साइड पे कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स में हमारे पास स्कोलियोसिस आयोडोपैथिक स्कोलियोसिस प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, ये डेवलप हो जाता है। 2 to 4% होता है वो 10 to 16 ईयर्स की एज में देखा गया, ठीक है, ये हमने क्या देखा आयोडोपैथिक को, ठीक है। इसकी बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जो लो मिनरल डेंसिटी या हम ये कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स में भी हम ये देख सकते हैं, ये भी एक कॉज हो सकती है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें ना सिम्टम्स वेरी करते हैं, लाइक अगर हम कहते हैं स्कोलियोसिस के ना माइल्ड भी हैं, माइल्ड मोस्टली केसेस में नॉन सिम्टोमेटिक होती है, मतलब सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है, मतलब सिम्टम्स इतने ज़्यादा हमें शो नहीं हो रहे होते, ठीक है, लेकिन जब हम आगे की कंडीशंस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करा के उसकी मूवमेंट को लाइक हम उस एज में लाइक माइल्ड और मॉडरेट स्टेज में ना हम इसको सिम्टम्स को अपीयर होने से पहले ही रिमूव करने की कोशिश करते हैं, लाइक हमें कुछ ना कुछ पता चलना शुरू हो जाता है तो हम उसको ट्रीटेबल या उन सिम्टम्स को वहीं पे रोक के ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। स्वेयर केसेस नहीं होते, जैसे मैंने पहले भी बताया ब्रेसिंग सर्जरी की, इसका भी ट्रीटमेंट ये है कि ब्रेसिंग और सर्जरी की ही ऊपर आती है, नॉर्मली हम इससे कोप अप नहीं कर सक रहे होते, ठीक है, तो हम ब्रेसिंग या सर्जरी का ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं कि वर्टिब्रा, और जैसे हमने पहले पढ़ा कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क की चेंजेस की वजह से हम क्या कहते हैं कि इसमें भी वेज शेप वर्टिब्रा बन जाते हैं, ठीक है, लाइक इसकी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से
वेज वर्टिब्रा बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सारा लेक्चर स्कोलियोसिस के ऊपर। मेरा काफ़ी ज़्यादा लगता है वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, सो सॉरी अगर ज़्यादा हो। अगर इनके लेक्चर आपको डिफरेंट चाहिए, लाइक अगर आप स्कोलियोसिस की या लार्डोसिस की या आप काइफोसिस की डिटेल लेक्चर्स चाहते हैं, तो ये भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूँगी। वो मैंने इससे ज़्यादा डिटेल लेक्चर दिए हुए हैं, उसमें बायोमैकेनिक्स के रेफरेंस के अलावा और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बेसिकली मैंने ये इसलिए वीडियो अलग से बनाई थी ताकि जो सिर्फ इसको पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो से कवर अप हो जाती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू। ओके, लाइक इस पिक्चर में हम देखते हैं तो हमारे पास ऐसे है कि सबसे पहले एक हेल्दी स्पाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। फिर उन्होंने काइफोसिस दिखाई जो थोरेसिक एरिया में कर्व बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने लार्डोसिस में हमारे पास कर्व फॉरवर्ड की तरफ दिखाई हुई है लंबर एरिया में, ठीक है। और स्कोलियोसिस लंबर या थोरेसिक या दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। उस एरिया में ये कर्व ऐसे हो रही है, लाइक साइड बेंडिंग आ रही है, ठीक है। सिंपली हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो मैं एक बार डायग्राम से भी आप लोगों को बताना चाह रही थी, मतलब हेल्दी काइफोसिस, लार्डोसिस और स्कोलियोसिस।